हेलो फ्रेंड्स, अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं यहां पर आपको जनरल अवेयरनेस की क्लास पढ़ा रहा हूं, जिसमें अगर आप DSSP की तैयारी कर रहे हैं या KVS, NVS या EMRS की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप TGT की एग्जाम की कर रहे हो, PGT की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, मैं कह रहा हूं XYZ नॉन टीचिंग की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो जनरल अवेयरनेस के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चन कहीं देखने को मिलेंगे, कहीं 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन सभी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। और इसमें क्या एक पॉइंट है कि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस रिपीट होके आ रहे हैं। अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होके नहीं आ रहा तो वो टॉपिक रिपीट होके आ रहा है। इस वजह से PYQs करना बहुत जरूरी है। तो हम 6 क्लास ले चुके हैं इसके ऊपर, ये हमारी 7वीं क्लास है। इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, इसमें हम नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम देखने वाले हैं, जो DSSP ने करवाया था। और ये कब हुआ था? 6 सितंबर 2024 को करवाया गया था। तो वही एग्जाम हम देखेंगे। इसमें 20 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हम आज की वीडियो में देखेंगे, 10 क्वेश्चन कल की वीडियो में देखेंगे। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के सामान्य स्तर में समय के साथ परिवर्तन को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे परिवार उपभोग के उद्देश्यों के लिए प्राप्त करते हैं? अब इसमें क्या क्या है ऑप्शन। पहला है उपभोक्ता मूल्य अपस्फीति, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य संकेतक। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम डिटेल में करेंगे, तो याद रखना कि मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं। एक टॉपिक है जो आपको तैयार करना है, बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। टॉपिक का नाम क्या है? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, ठीक है। मुद्रास्फीति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशन हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन होता है अगर किसी भी वस्तु में या सेवा में, किसी, बहुत अच्छे से याद करना है, किसी वस्तु या सेवा के मूल्य में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि, ठीक है। अब ये तो हो गई इसकी नॉर्मल बात कि मूल्य में वृद्धि हो रही है, लेकिन मूल्य में वृद्धि मतलब कि महंगाई, एक तरह से आप महंगाई कह सकते हैं। महंगाई, क्या महंगाई ही मुद्रास्फीति है? नहीं, ये हमें दिखाई देती है। एक रूप होता है जिसमें हमें महंगाई के रूप में मुद्रास्फीति दिखाई दे रही है कि अरे यार उसकी कीमत महंगी हो गई है। कोई एक वस्तु है जिसकी कीमत पहले 100 रुपए थी, अब 110 रुपए हो गई है और अब उसे हम खरीद नहीं पा रहे हैं, वो महंगी हो गई है। तो ये मुद्रास्फीति का एक रूप है। जबकि सही रूप में क्या है, अब बात करते हैं सही रूप। सही रूप है इसका किसी देश की मुद्रा के मूल्य का ह्रास, मूल्य का ह्रास। अब ये भाई क्या बला है? अब देखिए, आपका देश है इंडिया और इसमें मूल्य कौन सा चलता है? आपके रुपए चलते हैं। तो अगर मार्केट में देखा जाए तो मार्केट में देखते हैं कि इसकी तुलना की जाती है दूसरे देश की, जैसे मान लीजिए डॉलर के साथ तुलना की जा रही है। अब डॉलर के साथ जब तुलना की जा रही है, डॉलर पहले से मान लो कि अभी रुपए, $1 की कीमत अभी कितनी है? अभी $1 की कीमत है 80 रुपए। अब क्या होने लगे, $1 की कीमत हो गई आपकी 90 रुपए। अब इससे क्या हुआ, आपके मूल्य में, आपकी जो मुद्रा है वो मुद्रा के मूल्य में गिरावट हो रही है। कैसे हो रही है ये आपको दिखाई दे रहा है ना। कोई भी एक चीज खरीदने के लिए पहले आपको, मतलब $1 खरीदने के लिए पहले आपको कितने रुपए देने होंगे? 80 रुपए देने थे। अब उसे खरीदने के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 90 रुपए देने पड़ रहे हैं। मतलब कि कितनी वृद्धि हो गई? 10 रुपए की वृद्धि हो गई कि नहीं हो गई? और यही हमने एक तरह से महंगाई में देखा था कि पहले कोई एक वस्तु थी वो 100 रुपए में आ रही थी, अब क्या हुआ, उस वस्तु की कीमत बढ़ गई, वो 110 रुपए में आ रही है। जबकि उस वस्तु का, वस्तु तो वही है, वस्तु का मूल्य वही है, लेकिन आपके मूल्य में, आपकी मुद्रा के मूल्य में ह्रास हो गया, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। अब समझ में आया मुद्रास्फीति का क्या कॉन्सेप्ट है? कि मुद्रा का स्फीति का कॉन्सेप्ट है कि मुद्रा के, आपके देश के मुद्रा के मूल्य का ह्रास मुद्रास्फीति कहलाता है। अब समझ में आ गया मुद्रास्फीति। अब ये मुद्रास्फीति होती है महंगाई। समझ में आ गया? तो महंगाई क्या करती है? अब महंगाई की माप देखते हैं हम। महंगाई की माप मतलब मुद्रास्फीति की माप, मुद्रास्फीति की माप। तो इसकी जो गणना की जाती है, मुद्रास्फीति की गणना की जाती है 3 तरीके से की जाती है। पहला तरीका है इसमें उत्पादन
उत्पादक मूल्य सूचकांक, उत्पादक मूल्य, अच्छे से नाम याद रखने हैं क्योंकि एक आ चुका है आपका सूचकांक, ठीक है। ये होता है प्रोड्यूसर मूल्य सूचकांक, ठीक है। दूसरा होता है थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तीसरा होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब तीनों को ही हम डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे उत्पादक मूल्य सूचकांक है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता था? जैसे कोई भी एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी वस्तु को, जैसे आप मान लीजिए कार की एक फैक्ट्री है और कार बनाई जा रही है उसमें, तो कार का जो उत्पादन कर रहा है, तो उसके उत्पादन में जो काम, उसमें जो प्रयोग हो रही हैं, चीजें प्रयोग हो रही हैं, उसके हिसाब से देखा जाएगा कि ये जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है, तो प्रोड्यूसर के हिसाब से मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके हिसाब से इस सूचकांक का प्रयोग किया जाता था। थोक मूल्य सूचकांक का क्या मतलब है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस कहां देखा जाएगा आपका? आपका देखा जाएगा मार्केट में। मार्केट में कोई भी वस्तु है तो उसका प्राइस देख लिया करते थे हम कि मार्केट में कितनी वस्तुएं आ रही हैं, कितनी वस्तुएं बिक गई, कितनी वस्तुएं रह गई, तो उससे पता चल रहा है कि वस्तु की महंगाई बढ़ रही है या घट रही है, लोग खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रही है या घट रही है। तो ये चीजें करके पहले किया जा करते थे। और तीसरा है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये सबसे अच्छा है और अभी रिसेंट में चल भी रहा है अपने देश में। तो जब हम पढ़ेंगे, पूरा मुद्रास्फीति पढ़ेंगे, पूरा देखेंगे, तब इस चीज को देखेंगे। लेकिन आपको याद रखना है जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो हमारे हाथ में होता है। मतलब एक उपभोक्ता जो खरीद रहा है, एक कंज्यूमर जो खरीद रहा है सामान, उस खरीदे हुए सामान से हम पता करेंगे कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है या घट रही है, महंगाई बढ़ रही है या घट रही है। तो तीन तरह के आपने देख लिए। तो ये क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, मतलब सीपीआई है, और सीपीआई की फुल फॉर्म यही पूछा गया है। तो अब आपको पता चल गया होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई, और ये होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, पीपीआई। ठीक है, अभी तक ये प्रयोग नहीं किया जा रहा, थोक मूल्य सूचकांक प्रयोग किया जा रहा है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, जो थोक मूल्य सूचकांक है उसका भी प्रयोग धीरे धीरे करके बंद हो रहा है और सीपीआई का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। जब हम पूरा बताएंगे तब आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो इससे आंसर तो आपको मिल गया ना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये इसका आंसर है। अब समझ में आया कि क्या था, किस तरह से है क्वेश्चन का आंसर, और सारी चीजें पता चल गई। देखो, मुद्रास्फीति के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अगर हम डिफ्लेशन के बारे में देखें, अपस्फीति के बारे में देखें, तो ये भी हम डिटेल में देखेंगे। अभी एक क्वेश्चन पे इतनी डिटेल काफी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। आंसर क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 जुलाई को मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरीके से बदलने वाले कितने नए आपराधिक कानून लागू किए गए? तो इसमें आपको पता ही होगा 1 जुलाई 2024 में ये लागू हुआ था और बहुत मतलब बड़ा ये संशोधन था अपने देश में। जो हमारे पूरे जो आपराधिक कानून थे उन कानूनों को ही बदल के रख दिया। जैसे अब 420 वाला केस बदल गया, 307 वाला केस बदल गया, 302 वाला केस बदल गया। तो ये केस अब बदल गए। ठीक है, जो धाराएं थी वो धाराएं ही बदल गई हैं। अब सारी धाराएं बदल गई हैं, आपराधिक कानून ही पूरे बदल गए। तो क्रिमिनल जो केस थे वो सारे बदल गए हैं। तो इसमें मैं बता रहा हूं आपको कौन कौन से ऐड किए गए थे। तो अभी तो ये पूछा गया है कि कितनों को ऐड किया गया है, लेकिन अब आपको ये भी याद रखना है कि इनके नाम क्या है। तो पहला मैं बताता हूं, भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता, एक तो कानून ये बदल के आया है, एक नया नाम। दूसरा है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दूसरा यह है। और तीसरा और लास्ट, भारतीय सांख्य अधिनियम। ये तीन कानून ऐड किए गए। नया कानून 1 जुलाई 2024 में जो आया है उसके अकॉर्डिंग ये तीन नए नाम जोड़े गए और पूरे कानून को ही बदल के रख दिया। अब जो भी आपराधिक कानून था उस पूरे कानून को ही बदल दिया और ये आपके नए आ गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय सांख्य अधिनियम। तो आपको तीनों ही बहुत अच्छे से याद रखने हैं। इसका आंसर तो 3 हो गया, ठीक है, लेकिन आपको याद भी रखने हैं कि नाम क्या है उनके। नाम अभी तक तो केवल क्वेश्चन आया कि कितने आए हैं, अब पूछा जाएगा कि उनके नाम क्या है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो 3 ये दे दिए जाएंगे, एक और कोई ऐड करके दे दिया जाएगा, फिर आपको बताना है कि वो वाला नहीं है। समझ में आया? तो ये तीनों नाम आपको अच्छे से याद रहेंगे। कौन कौन से? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय सांख्य अधिनियम।
तो ये सारे आपको याद रखने हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश ने दूसरी सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज की है? तो आपको आंसर है पौंडचेरी, दिल्ली, दमन और दीप, लक्षद्वीप। इन चारों में से आपको बताना है कि कितना है। अब देखिए, ये मैं काफी बार आपको बता चुका हूं कि ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है। साक्षरता दर पर इतने क्वेश्चन आए हैं, तो आपको क्या करना है, जनगणना 2011 की जो साक्षरता दर थी, मैंने पूरी लिस्ट बनाई है, वो वाली लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो उस लिस्ट को आप पढ़िए और सारे ही याद कर लीजिए। केवल जैसे अगर आप राज्य के तैयार कर रहे हैं तो ऊपर के 5 और नीचे के 5 आपको याद करने हैं। उसके बाद जितनी भी यूटीज हैं तो यूटीज के सारे आपको याद करने हैं। तो मैं अब इसे दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि बार बार अगर हम क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस हो जाएंगी। तो ये नहीं हमें करना है, डायरेक्ट इसका आंसर है दमन और दीप। ठीक है, तो दमन और दीप नाम आपको याद रखना है कि दमन और दीप की सबसे ज्यादा साक्षरता थी, दूसरे नंबर पर थी। ओके, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 सितंबर 2023 में ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? अब देखिए, क्वेश्चन कहां से आया है, 4 सितंबर 2023, और पेपर कब हुआ था, सितंबर 2024 में। तो एक साल की करंट अफेयर आती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि करंट अफेयर को भी इस तरह से पढ़ना है आपको। मैं कहता हूं देखिए, 4 महीने की आप करंट अफेयर पढ़िए, सफिशिएंट है। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनना है ना तो मत करिए। लेकिन क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको पुराने इस तरह से होते हैं, जैसे पहली बार होना ना एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम पूछ रहा है वो, ठीक है, भारत का पहला एआई सिस्टम है, तो इस वजह से इसके बारे में पूछा गया है। तो ये इसका आंसर है। आंसर क्या क्या है, इंद्रजाल है क्या, मैत्री है, ब्राह्मी है या अंबर है? तो इसमें नाम आपको याद रखना है, इंद्रजाल है इसका। ठीक है, अब इंद्रजाल के बारे में अगर हम डिटेल में देखें तो इंद्रजाल क्या है, इंद्रजाल की सबसे खास बात है कि ये एक तो एआई सिस्टम है, ठीक है, और इसमें क्या क्या होगा, एक तो एंटी ड्रोन होगा, ठीक है, जो किससे विकसित किया जा रहा है, ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा विकसित किया जा गया है। और इसमें एआई संचालित तकनीकी होगी जो क्या कर सकती है कि कोई भी अगर खतरा उन्हें दिखाई दे रहा है, अगर ड्रोन को कोई भी खतरा दिखाई दे रहा है तो उसे नष्ट कर सकती है अपने आप, स्वचालित है ये, ठीक है। और इसका जो कवरेज है वो बहुत विस्तृत है, व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ है ये, कहीं बहुत दूर तक का भी कोई भी चीज है तो उसे भी कवर करता है, और ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। तीसरा पॉइंट है रियल टाइम मॉनिटरिंग। रियल टाइम मॉनिटरिंग का क्या मतलब है, जैसे मैं अभी एक लाइव क्लास लूं, आपने देखा होगा यूट्यूब पे लाइव क्लासेस आती हैं, तो मैं यहां पर बोलूंगा कुछ भी और वो आपको रियल टाइम में मिल रहा है। जो टाइम लैप होता है उसमें क्या है, लगभग 10 सेकंड का टाइम लगता है, तो ये रियल टाइम है, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता, सीधे सीधे आपको कवरेज देगा। उसके बाद जो नेटवर्किंग है इसकी वो बहुत स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि एंटी ड्रोन सिस्टम को केवल एक ही जगह से किया जाता है, क्या कहते हैं उसे, जैसे इसे वो किया जाएगा ना, हैंडल किया जाता है, तो एक ही जगह से क्या हैंडल किया जा रहा है, इसे कई जगह से हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। और संचालन भी आसान है इसका, क्योंकि भाई एआई से चल रहा है ना, हमें केवल इसे देखना है, बस सुरक्षा करने के लिए क्या बातें करनी है, वो सारी चीजें देखनी है, ठीक है। और इसका उपयोग कहां कहां हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे सैन्य अड्डे है वहां पर उपयोग किया जा सकता है अगर सुरक्षा करिए। उसके बाद आधुनिक नगरीकरण है, ठीक है, नगरीय क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, सुरक्षा संस्थानों में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो अब आपको इसका आंसर पता चल गया, इसका आंसर है इंद्रजाल। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि हो सकता है रिपीट कर दें वो, तो थोड़ा सा देख लीजिए, बस इतना ही है, और थोड़ी सी डिटेल तो हमने देख ली। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब देखिए, अनुच्छेद 44 की बात करें, अनुच्छेद 44 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आप देखिए क्वेश्चन कहां रिपीट हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आप तैयार करिए आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, ये आपके क्या होंगे, मौलिक अधिकार होंगे। उसके बाद आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक, ये भी आपको तैयार करने हैं, ये आपके नीति निर्देशक तत्व है। तो इसमें से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। पहला तो ये हो गया, आपको आर्टिकल तैयार करने हैं। दूसरा आपको संविधान के भाग 22 भाग है, तो 22 के नाम आपको तैयार होने चाहिए। उसके बाद अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो जो अभी है भाषा आर्टिकल, ठीक है, तो भाषा वाले आर्टिकल पूरे आपको तैयार होने चाहिए। अब आपको समझ में आया कि ये पॉइंट तो बार बार रिपीट हो रहा है, और उसके साथ साथ क्या रिपीट हो रहा है, एक जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, साक्षरता दर।
ठीक है, ये 4 पॉइंट आपके लगातार रिपीट हो रहे हैं, तो इस वजह से इसको तैयार करना है हर हाल में। अब मैं अगर बात करूं एक एक करके कि ये क्या क्या है, पहला आंसर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अब आप बताइए कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में क्या हमने बात नहीं की? हमने बात की थी जब हमने आर्टिकल पढ़ रहे थे, आर्टिकल 21A। ठीक है, एक नया संविधान जोड़ा गया था, ठीक है, अपना मौलिक अधिकार में एक जोड़ा गया था, 21 में जोड़ा गया था 21A, और उसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। कहां से की गई थी? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, तो ये जोड़ा गया था। तो ये तो आर्टिकल 44 में नहीं है, ये कहां है? 21A में है। उसके बाद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये आपका 44 में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां पर है आपका? आर्टिकल 44 में है। ठीक है, तो ये नीति निर्देशक तत्व का है। क्या अपने देश में आर्टिकल 44 को ऐड किया जा सकता है? नहीं किया गया ना, क्योंकि अभी तक पर्याप्त हमारे पास संसाधन नहीं है, और वो कहां डाले जाते हैं? वो नीति निर्देशक तत्वों में डाले जाते हैं। अगर इसे मौलिक अधिकार बना दिया जाता तो क्या ये लागू नहीं होता? इसे लागू करना ही पड़ता सरकार को, क्योंकि वो बाध्यकारी है, जबकि ये अबाध्य है। इन्हें लागू करना सरकार का ये नहीं है कि उन्हें जरूरी है, वो लागू कर सकते हैं जब उनके पास पर्याप्त संसाधन होंगे। अगर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की जाए तो ये आर्टिकल 51 में है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, और कृषि और पशुपालन संगठन, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो हमारे महात्मा गांधी जी कहते थे, तो ये 48 में है आपका। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको 51 तक आपको अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। तो इससे आंसर क्या मिल गया आपका? आंसर मिल गया आपका नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44। और ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है, मैं कह रहा हूं ये पीसीएस में भी क्वेश्चन आया है, इतनी बार पीसीएस में ही आया है कि यहां तो आना लाजमी है, यहां तो आना ही चाहिए था। बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन है, भारत की राजभाषाएं भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में शामिल हैं? अब देखिए फिर से यही क्वेश्चन रिपीट होके आ रहा है। मैंने बोला था जो राजभाषाएं हैं उसके भाग आप पूछ लिए, तो भाग कौन कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए। जैसे मैं अगर कुछ पॉइंट्स बताऊं, पहला, अगर मैं लिखते जाऊं सब तो आप लिस्ट बना लेंगे क्या, या मैं पूरी लिस्ट ही पकड़ा दूं आपको? वैसे तो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। पहला होता है संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, छोड़िए मैं लिख नहीं रहा हूं, काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नागरिकता से ऊपर है, तीसरा मौलिक अधिकार है, चौथा नीति निर्देशक तत्व है, उसके बाद नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं जो आपका चौथे का ए पार्ट है, उसके बाद जो पांचवा है वो हमारा संसद के ऊपर है, उसके बाद छठवां है वो राज्य के ऊपर है, सातवां केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर है। तो इस तरह से जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। अगर जैसे 8वें की बात करें तो वो संघ राज्य क्षेत्र के ऊपर है, और 9वां है आपका पंचायती राज। अब देखिए यही है, ये बिल्कुल एकदम लाइन से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको याद रखने हैं। तो 2200 भाग आपको रटे हुए होने चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि जो इसका आंसर है मतलब ये है वो कौन से भाग में है? ये आपके भाग 17 में है। तो भाग 17 में राजभाषाएं दी हुई हैं। ठीक है, तो राजभाषाओं का सीधा सीधा आंसर आपको कहां मिल जाएगा? भाग 17 में मिल जाएगा। तो सारे ही आपको याद करने हैं। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जुलाई 2024 तक की स्थिति के अनुसार किसी जौहरी द्वारा उपभोक्ता से पुराने सोने के आभूषणों की खरीद पर निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी दरें लागू होंगी? अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों आया, इसका कारण क्या है, इसके कारण को भी जानना बहुत जरूरी है। कि आप देखिए करंट अफेयर में हमें क्या पढ़ना है, क्या हमें सभी जो चीजें हैं उनके लिए जीएसटी लागू होती है तो सारे पता होने चाहिए? नहीं। जीएसटी के अगर हम माप देखें तो जीएसटी के कितने माप हैं? जीएसटी के अगर लैब्स देखें तो कितने लैब्स हैं? 5 स्लैब्स हैं। तो पांचों स्लैब्स आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर बात करें कि 0% होता है, 0% किस पे लगता है? ये लगता है एसेंशियल चीजों पे, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीजें बेसिक नीड है, तो उन चीजों पर लगता है 0%। 0% के बाद ऊपर बढ़े तो ये 5% पे आता है, और 5% पे बेसिक चीजों पर ये चीजें ये लगता है। ठीक है, अगर कोई बेसिक चीजें हैं उनके लिए लगेगा। उसके बाद आता है 12%। 12% लगता है स्टैंडर्ड गुड्स पे, और उसके बाद भी अगर आप 18% की बात करें तो कार पे आ जाता है। ठीक है, तो कार लग्जरी आइटम। उसके बाद 18 के बाद आता है 28%। ये 5 रखा जाता है। लेकिन सोना, सोना क्या लगता है आपको? सोना लग्जरी है ना एक तरह से। मतलब अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो गोल्ड क्या है? आपके पास जरूरत की सारी चीजें हैं, उसके बाद ही गोल्ड खरीद रहे हैं ना, तो आपका किस में आना चाहिए? लग्जरी में आना चाहिए, या फिर तो 18 या 28 में आना चाहिए था आपका। लेकिन यहां पर पहली बार सोने को यहां ना रखकर और नीचे रखा, इसे 5% से भी नीचे रखा। किस में रखा? 3% में रखा।
इस वजह से सोने वाला क्वेश्चन आया कि सोना क्या है, सोना उपभोक्ता द्वारा खरीदा जा रहा है, किसी जौहरी द्वारा खरीदा जा रहा है, तो उस पर कितना लगाएगा, 3% लगाएगा। तो क्वेश्चन बहुत हटके आया, इस वजह से ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था। तो समझ में आया कि क्वेश्चन क्यों पूछा गया, 3% था इसका आंसर, इस वजह से पूछा गया था। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोऑर्डिनेट्स से सही रूप से संबंधित है। अब कोऑर्डिनेट का सही रूप क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। आंसर इसके देखें तो गिल स्लिट एब्सेंट, ठीक है, गिल स्लिट एब्सेंट है क्या इसमें, या नोटोकॉर्ड एब्सेंट है इसमें, डोर्सल नर्वस सिस्टम होता है क्या इसमें, या इसमें वेंट्रल हार्ट होता है। तो सही आंसर तो इसका वेंट्रल हार्ट है, ठीक है। और उसके बाद ये गलत क्यों है आंसर, इसके बारे में भी अगर पता करें तो कोऑर्डिनेट्स के लक्षण देख लेते हैं। पहले तो इसमें वेंट्रल हार्ट होता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, अगर देखें तो इसमें होता है नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक लचीली रॉड की तरह होता है, ठीक है, ये बहुत लचीली रॉड होती है, तो उसके आकार की संरचना होती है, तो इसमें नोटोकॉर्ड होगा। उसके बाद दूसरा होता है, इसमें दूसरा होता है डोर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन किस तरह से, देखिए अभी यहां पर क्या गला है, डोर्सल नर्वस सिस्टम हो रहा है इसमें, जबकि मैं क्या बता रहा हूं, डोर्सल होलो नर्वस, सॉरी सॉरी सॉरी, कोड कोड होता है इसमें, ठीक है, डोर्सल हॉलो नर्वस कॉर्ड। अब यहां पर हॉलो नर्वस कॉर्ड है, ना कि नर्वस कॉर्ड, नर्वस सिस्टम है, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है कि ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि डोर्सल हॉलो नर्वस कॉर्ड है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें नोटोकॉर्ड है, जबकि नोटोकॉर्ड एब्सेंट यहां पे बता रहा है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है इसमें। और उसके बाद गिल स्लिट भी इसमें प्रेजेंट होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये चीजें इस वजह से ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। यहां पर ये नहीं होता है, डोर्सल हॉलो नर्वस कॉर्ड होता है और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, गिल स्लिट प्रेजेंट होता है, जबकि वेंट्रल हार्ट प्रेजेंट होता है। तो वेंट्रल हार्ट इसमें दिया हुआ है, इस वजह से इसका आंसर ये है। समझ में आया इसका आंसर वेंट्रल हार्ट कैसे है, तो वेंट्रल हार्ट इसका आंसर है। बाकी के गलत क्यों है ये भी हमने देख लिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ लोक सेवा आयोग को उल्लेखित करता है। डायरेक्ट इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। भाग 14 आपको याद रखना है, मुझे नहीं पढ़ाना, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि क्या आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। ओके, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, भाग 14 है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 10वां है और लास्ट है आपका। 1991 में कितने लोकसभा सदस्यों ने विद्यान जो वहां के जो विद्यमान विद्यमान लिखा हुआ है ये, ठीक है, तो विद्यमान न्यायाधीश को हटाने के लिए 9वीं लोकसभा के अध्यक्ष को राष्ट्रपति के संबोधनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो कितने लोग थे जिन्होंने प्रस्ताव पारित किया था, तो ये तो फैक्चुअल है, ठीक है, फैक्चुअल है। आपको 108 याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1991 की बात है, लेकिन ये बहुत ही स्पेशल केस था, ठीक है। अगर इस केस के बारे में ही अगर बात करें तो कौन से वो न्यायाधीश पता है कौन से थे, वो थे बी रामास्वामी, बी रामास्वामी थे, ठीक है। बी रामास्वामी का आपको याद रखना है, न्यायाधीश का ये मामला था। और इस मामले पर क्या हुआ था कि जब ये पंजाब और हरियाणा के जब न्यायालय में थे ना, उच्च न्यायालय में, तब इन पर ये केस चला था। और इन पर केस किसका चला था, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता, वित्तीय अनियमितता, इसका केस चला था बी रामास्वामी पर। कब चला था, पंजाब और हरियाणा के जब उच्च न्यायालय के और मुख्य न्यायाधीश थे ये, तब इन पर चला था। किस आरोप से इन्हें हटाना था, इस आरोप में, अगर इस आरोप में कोई भी न्यायाधीश आता है तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 124A के तहत किसी भी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है महाभियोग चलाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, न्यायाधीश पर लगाया जा सकता है। तो न्यायाधीश पर महाभियोग कहां है, 124A में है न्यायाधीश पर महाभियोग। तो हुआ क्या था कि एक प्रस्ताव पारित किया गया था लोकसभा में, ठीक है, 1991 में पारित किया गया था, 108 सदस्यों ने किया था। और जो ये 1991 वाली लोकसभा थी वो कौन सी थी, 9वीं लोकसभा थी, ठीक है। तो प्रस्ताव गया, इस पर काफी चर्चा हुई और इसे महत्वपूर्ण कदम माना गया था कि देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा रहा है, वो महाभियोग चलाकर हटाया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि संविधान का जो अनुच्छेद 124 आया, उसी के दायरे में इसके अनुसार हम हटाएंगे। फिर क्या हुआ, जो न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया थी उसके लिए एक जांच समिति का गठन किया गया था। जांच समिति का गठन होना आवश्यक है, 124 आपने अच्छे से पढ़ा होगा,
तो जांच समिति का गठन हुआ। उसके बाद उस गठन ने, जो जांच समिति थी, उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें न्यायाधीश के खिलाफ आरोप सही पाए गए थे। इन न्यायाधीश के खिलाफ आरोप भी सही पाए गए। और फिर क्या हुआ, जब प्रस्ताव संसद के सामने आया तो 2/3 बहुमत प्राप्त करने में ये विफल हो गया। ठीक है, तो ये हुआ यहां पर केस कि जो मतलब 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए था। ठीक है, जब ये आया और रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई, रिपोर्ट में भी ये पाया गया कि ये भ्रष्टाचारी थे। ठीक है, लेकिन 2/3 बहुमत से ये पास नहीं हो पाया। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जो बी रामास्वामी थे उन्हें पद से हटाया नहीं गया था, उन्हें पद पर बने रहने दिया था। अब समझ में आया आपको रामास्वामी का पूरा केस। ये बहुत एकदम ऐसी घटना है जो हमारे देश में कभी कभार होती है, मतलब हुई ही नहीं है, एक ही बार हुई है अभी तक की। अब इसमें हुआ क्या, अब इसमें देखो पहले पॉइंट तो यही आ रहा है कि जो न्यायाधीश हैं वो जवाबदेही बनने चाहिए। ठीक है, कभी ऐसा नहीं है कि अगर आपने गलत काम कर दिया तो आप पर कोई केस नहीं हो सकता, केस हो सकता है आप पर। ठीक है, और जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उस पर भी थोड़ी सी लगाम लगने की कोशिश करिए कि न्यायपालिका स्वतंत्र है लेकिन वो गलत कामों में स्वतंत्र नहीं हो सकती है ना। देश को सही करने में, सही काम चलाने के लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन अपने गलत कामों को भी सही करने के लिए ये स्वतंत्र नहीं है। तो इसे न्यायिक सुधारों के रूप में भी देखा गया था कि सही काम हुआ है और अगर कोई व्यक्ति भ्रष्ट है तो उस पर काम करना चाहिए। और इससे संबंधित क्या मुद्दे आए, जैसे न्यायिक जवाबदेहिता आई, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और सुधार भी करने चाहिए हमें। केवल ऐसा नहीं है कि संसद में कोई भी केस आया, अगर कोई किसी ने आयोग ने बता दिया कि कोई गलत व्यक्ति है तो उस पर किस तरह के हम एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे 2/3 बहुमत ही नहीं मिल पाया, उन्हें हटाया जा सकता था। लेकिन एक चीज भी होती है कि देखो अगर इस तरह से हटा दिया जाता, अब ये नॉर्मल बात है कि किसी भी व्यक्ति को अगर न्यायाधीश है, हमारे देश के न्यायाधीश हैं और उन्हें इस तरह से हटाया जाता तो पूरे विश्व में कैसी छवि आती। ठीक है, और विश्व में छोड़ो कि जो व्यक्ति हैं अपने आसपास रहते हैं, छोटे से गरीब लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, उन्हें न्यायालय पर बहुत भरोसा होता है, सरकार पर भरोसा नहीं है उन्हें, उन्हें अपने प्रशासन पर भरोसा नहीं है। पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो उन्हें पुलिस वालों पर भरोसा नहीं है, लेकिन वो किस चीज पर भरोसा करते हैं, अपनी न्यायालय पर भरोसा करते हैं। और जब न्यायाधीश पर इस तरह की बात आई, सामने आई और लोगों को पता चली कि न्यायाधीश को हटाया गया है, कितनी बड़ी बदनामी की बात होती ना। इस वजह से ही न्यायिक पारदर्शिता की बहुत आवश्यकता हुई और ये कहा गया कि इस केस को यहीं रफा दफा करते हैं, बाद में क्या होगा कि इन पर और ज्यादा काम किए जाएंगे कि हमें इस तरह के काम नहीं करने हैं। तो समझ में आया पूरा क्या केस था, काफी इंटरेस्टिंग केस था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा बता भी दिया। ओके, बाकी का देखिए क्वेश्चन तो इस तरह से आ सकता है, जैसे 124A में क्वेश्चन बन सकता है अब आपका, तो ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी का इसका आंसर 108 ही है, 108 लोगों ने पहली बार इसे लिया गया था। तो कितने लोग होने चाहिए, कितने सदस्य होने चाहिए, ये भी चीजें हैं। एक 124A को बहुत अच्छे से तैयार करना है, मैं ही करा दूंगा वैसे तो पॉलिटी वाले सेक्शन में, लेकिन अगर आप एसएसटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपको खुद करना है। बाकी का मैं बता दूंगा वीडियो में कि ये वाली वीडियो इसके लिए बनाई गई है स्पेशल, वो आप देख लीजिए। ओके, तो ये वीडियो आप देख लेना और उससे काम बन जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। बाकी के जो 10 क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, देखिए लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये वाली जो वीडियो है वो ऐसा नहीं है केवल एसएसटी के बच्चों के लिए है, ये तो सभी बच्चों के लिए है। अगर किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप साइंस के बैकग्राउंड से, आप टीजीटी साइंस का दे रहे हैं, सोशल साइंस का दे रहे हैं, अगर मैथ्स का दे रहे हैं, तो भी ये वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो भी वीडियो देखिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।